नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों आज संडे है और आप लोगों को पता है कि संडे की क्लास जो होती है वो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की होती है, जिसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए टॉप 25 करंट अफेयर्स के जो लास्ट वीक के एमसीक्यूज हैं उन्हें। तो यहाँ पे हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे एक एक एमसीक्यूज को पूरे विस्तार में। ओके, तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, तो आप इनके लोगों पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके हमसे ऐड हो सकते हैं। ओके, चलते हैं क्लास पे और देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ए हुम, बी कुमार नीरज, सी माइको कॉल और डी मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो। ओके, आपको बताना है कि एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो आपको बता दें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का जो नया अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, उसे चुना गया है किसको? मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो को। ओके, ये कहाँ के हैं? ये मूलतः ब्राजील के हैं। ओके, ये कहाँ के हैं? ये ब्राजील के हैं। ओके, चलते हैं इसकी व्याख्या पे। तो मार्कोस प्रोडो ट्रायोजो जो हैं ये कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो ये ब्रिक्स संगठन का बैंक है, जिसका मुख्यालय शंघाई यानी चीन में है। ओके, 27 मई 2020 को मार्कोस ट्रायोजो जो हैं को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन नया प्रेसिडेंट चुना गया। इंडिया की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मीटिंग में हिस्सा लिया था। इससे पहले इंडिया के केवी कामत न्यू डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 7 जुलाई 2015 को चार्ज लिया था। आपको बता दें कि ब्रिक्स देश के जो सदस्य हैं उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो वह है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये आपने ब्रिक्स लिख दिया, ठीक है। और ये पी से हो गया ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ओके, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे अगर आपको नाम पता नहीं है तो। क्लियर है? ये आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आपका हो गया साउथ अफ्रीका। ओके, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि ब्रिक्स में कितने देश हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंकर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष चुना गया? ठीक है, अभी क्या था कि अध्यक्ष बताना था यहाँ पे आपको, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसको चुना गया है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है नीरज दुबे, दूसरा है राकेश यादव, तीसरा है अनिल किशोरा और चौथा है मोंटो इफो इरोफल। ओके, चार ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर का चयन करना है, कौन सा आंसर सही है। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, अनिल किशोरा। ओके, अनिल किशोरा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं इसकी व्याख्या पे। तो ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ रिस्क ऑफिसर रह चुके हैं। अब उन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया वाइस चेयरमैन और चीफ रिस्क ऑफिसर यानी मुख्य जोखिम अधिकारी चुना गया है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारतीय चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ए है प्रस्ताव स्वीकार किया, बी है कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सी है सैनिक व कूटनीतिक स्तर पर खुद सुलझाएंगे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, सैनिक व कूटनीतिक स्तर पर खुद सुलझाएंगे। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसका आंसर आपको पता है क्या था? सी था, सैनिक व कूटनीतिक स्तर पर खुद सुलझाएंगे। देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स।
तो इंडिया ने सीधे तौर पर ना तो प्रस्ताव को स्वीकार किया है और ना ही अस्वीकार किया है। अगला है, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम चीनी पक्ष के साथ इसे शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि यह संपर्क सैनिक और कूटनीतिक दोनों स्तर पर किया जा रहा है। ओके, मतलब सैनिक और कूटनीतिक स्तर पर यह खुद सुलझा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, चीन ने इस साल दोबारा नापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर अपनी सर्वे टीम भेजी है। सर्वे टीम के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई जा रही है? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है 8,848.13 मीटर, दूसरा है 8,844.43 मीटर, तीसरा है 8,845.40 मीटर और चौथा है 8,844.50 मीटर। तो इसका जो आपको सही आंसर बताना है, तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 8,844.43 मीटर। ओके, ये इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अब इसकी व्याख्या। तो ये लिखा हुआ है कि यह नेपाल की गणना से 4 मीटर कम है। ओके, तो नेपाल ने क्या मापा था, ये देखिए नेपाल ने मापा था 8,848.13 मीटर, जो कि नेपाल की गणना से कितना कम है, 4 मीटर कम है। ओके, पॉइंट्स देखते हैं इसके। तो चीन एक बार फिर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने का सर्वे किया। ठीक है, चीन की सर्वे टीम एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से मापने के लिए तिब्बत के रास्ते 27 मई को वहां पहुंची, लेकिन नेपाल ने इस मेजरमेंट को क्या बताया, मतलब स्वीकार नहीं किया, मतलब वो संतुष्ट नहीं है इस मेजरमेंट से। सर्वे टीम ने बताया कि एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,844.43 मीटर है, लेकिन नेपाल की गणना के अनुसार ये कितना है, 8,848.13 मीटर। चीन और नेपाल की सीमा माउंट एवरेस्ट के शिखर तक है, इसलिए दोनों देशों के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर मतभेद गहरा रहा है। यह भी हो सकता है कि उसकी ऊंचाई में चेंज हो। ओके, यह भी हो सकता है कि इसकी ऊंचाई में चेंज हो, लेकिन चीन ने कितना बताया है ये आपको ध्यान रखना है कि 8,844.43 मीटर चीन ने बताया है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये चीन का है और ये नेपाल का है। बस बाकी और फैक्ट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि देखिए कुछ चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो उससे क्या होगा, हमने खाली 8,844.43 मीटर बता दिया होता तो शायद हो सकता है कि आप भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्क्राइब करने में क्या होता है कि जो हम चीज़ों को डिस्क्राइब करके बता देते हैं तो उसमें अगर आपको 10 वर्ड बताए गए हैं तो उसमें से एक वर्ड तो आपके दिमाग में रहेगा ना, लेकिन जब हम एक ही वर्ड बताएंगे तो क्या आप एक उसमें क्या याद कर लेंगे। इसलिए थोड़ा डिस्क्राइब करना बताना अच्छा होता है कि आप लोगों को भी थोड़ा याद रहे। ठीक है, बाकी आप लोग इसको बार बार अगर थोड़ा लर्न करेंगे या फिर देखेंगे वीडियो को 2-3 बार तो आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का CMD किसे चुना गया है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। SN राजेश्वरी, बी है मंजुलता गोयल, सी है हेमा प्रसाद और डी है मालिनी अग्रवाल। ओके, इसमें आपको OIC यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD किसे चुना गया है वो बताना है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, SN राजेश्वरी। ओके, SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD चुना गया है। वह न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की GM है, मतलब जनरल मैनेजर। ओके, जनरल मैनेजर हैं वह न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की। बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी ट्रिपल बी, जैसे आप अब ये क्या है बैंक बोर्ड ब्यूरो, जैसे IBPS आप जानते हैं। ठीक है, बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पेपर कौन कराता है, IBPS कराती है। ठीक है, अगर आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कराता है, UPSC कराती है। तो जैसे IBPS या UPSC है, UPSC की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आप का पेपर कराती है और पेपर को आप जब यूपीएससी का पेपर पास आउट करते हैं, मतलब आईएएस का पेपर आप पास आउट करते हैं तो फिर ये उसका रिकमेंडेशन जो है केंद्र सरकार को भेजती है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसको भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है और बोलती है कि ये अब ये जो हैं ये हमारी तरफ से क्वालिफाई हो गए हैं
और अब ये अधिकारी बनने के योग्य हैं। ओके, तो केंद्र सरकार उनको उनकी जो नियुक्ति है, जो आप यूपीएससी जो उनको चुनता है, उनकी क्या करता है, उनको नियुक्त करता है। ठीक है, उन अधिकारियों को जो चुन लिए जाते हैं यूपीएससी की तरफ से, जो पास आउट हो जाते हैं, यूपीएससी पास कर लेते हैं, उनको क्या करता है, चुन लिया जाता है। मतलब ये एक ऐसी संस्था होती है कि ये अधिकारियों का चयन करके मतलब उन एस्पिरेंट्स को निकालती है, उनको चुनती है कि जो अधिकारी बनने के योग होते हैं। यही काम होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। ये क्या करती है कि ये जो जैसे यहाँ पे देखिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी का क्या था, इसने ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू लिया था। ठीक है, और उसने इसमें इसको चुना था, राजेश्वरी को, एस एन राजेश्वरी को चुना गया था। और बैंक ब्यूरो ने उन्हें सीएमडी चुने जाने के लिए रेकमेंड किया था, किसको, केंद्र सरकार को रेकमेंडेशन भेजा था। और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो नियुक्ति समिति इस पर फाइनल डिसीजन लेगी। अभी हमने जिस तरह से बताया कि यूपीएससी की जो प्रोसीजर है वही बैंक बोर्ड ब्यूरो का भी प्रोसीजर है। ओके, बाकी आगे देखते हैं। आमतौर पर बैंक बोर्ड ब्यूरो से चुने हुए अधिकारियों की नियुक्ति की स्वीकृति हो जाती है। जिस तरह से यूपीएससी में चुने हुए जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी नियुक्ति हो जाती है, उसी तरह से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा चुने हुए अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत हो जाती है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है चीन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत। ओके, भारत में जो है सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं पूरे एशिया में। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमित मामलों में भारत एशिया में सबसे टॉप पर पहुंच गया है, दुनिया में 90 नंबर पर आ गया है, तुर्की को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तुर्की में इससे पहले था। ठीक है, लेकिन तुर्की को पीछे छोड़ते हुए इंडिया में कोरोना केस की संख्या 1,65,000 से ज्यादा हो गई है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले कहाँ हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में। ओके, सबसे ज्यादा मामले कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। और ये कहाँ पे आ गया है? दुनिया में 90 नंबर पे, मतलब टॉप 9 में ये आ चुका है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, प्रवासी मजदूरों से बसों ट्रेनों का किराया न लिया जाए, सफर शुरू करने से पहले उन्हें राज्य खाना मुहैया कराए। ये आदेश किस अदालत या आयोग ने दिया है? आपके ऑप्शन है बाल अधिकार आयोग, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और चौथा है महाराष्ट्र हाई कोर्ट। तो इसका आपको सही आंसर बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको अपने घरों पे भेजा जा रहा है, ठीक है, उनसे बसों और ट्रेनों का किराया न लिया जाए और सफर शुरू करने से पहले उन्हें वो राज्य जो है खाना मुहैया कराए। ठीक है, 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बसों और ट्रेनों से सफर करने वाले प्रवासी मजदूर जो हैं उनसे कोई किराया न लिया जाए और मजदूरों को राज्य सरकारें तब तक खाना दे जब तक वे अपने घर जाने के लिए बसों या ट्रेनों पर सवार नहीं हो जाते हैं। उन्हें स्टेशन पर भी राज्य सरकारें खाना दें। यात्रा के दौरान रेलवे को उनके लिए यह व्यवस्था करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 26 मई को कहा था कि सरकार ने इंतजाम जो किए हैं वो काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए यात्रा, ठहरने और खाने की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम बताएं जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाना है। पहला है कलाम यान, दूसरा है द क्रू ड्रैगन, तीसरा है लूनर रोवर और चौथा है लूनर रेंजर। तो इसका आप करेक्ट आंसर बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द क्रू ड्रैगन। ओके, द क्रू ड्रैगन जो है स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम है जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। देखते हैं ये जो स्पेस एक्स स्पेस व्हीकल है इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? 28 मई को लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण से इसे टालना पड़ा।
ठीक है, मतलब लॉन्चिंग होनी थी लेकिन मौसम खराब था, उसकी वजह से इसको टालना पड़ गया। और अब 30 मई को इसकी उड़ान होगी। ठीक है, 30 मई को इसकी उड़ान होगी। अब स्पेस एक्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो स्पेस एक्स जो है एक अमेरिकी कंपनी है। इसे एलन मस्क ने 2002 में स्थापित किया था। इसका मकसद जो है अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना है। यह कंपनी फॉल्कन 9 और फॉल्कन हैवी रॉकेट्स पर कॉमर्शियल और सरकारी लॉन्च सेवाएं देती है। दुनिया की अकेली ऐसी निजी कंपनी है जो नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौट आती है। ओके, दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी है जो नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है। क्लियर है? क्या नाम है? द क्रू ड्रैगन। ओके, क्या है ये? स्पेस एक्स स्पेस व्हीकल है। ठीक है, जिसे 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम नया 89 ट्रस्टी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए साजिद जावेद, दूसरा है प्रीति पटेल, तीसरा है यादविंदर माल्ही और चौथा है आलोक शर्मा। आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा यादविंदर माल्ही। ओके, यादविंदर माल्ही को लंदन स्थित जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसका ट्रस्टी या न्यासी नियुक्त किया गया है। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो ये भारतीय मूल के 52 वर्षीय यादविंदर माल्ही को जो लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसका ट्रस्टी का ये पदभार संभालेंगे। इनका कार्यकाल जो है वो 2024 में मई तक रहेगा। ठीक है, माली जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पारिस्थितिकी विज्ञान के प्रोफेसर तथा कई विभागों में भी पढ़ाते हैं। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस देश में कोविड-19 से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए इटली, बी ब्राजील, सी यूएसए और डी ब्रिटेन। आपको इसका आंसर पता भी है, क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है सी यूएसए। ओके, यूएसए में कोविड-19 से जो मरने वालों की संख्या है वो 1 लाख से भी ऊपर है। ओके, यह किसी भी देशों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। अगर पूरी दुनिया का आंकड़ा देखें तो सभी देशों को मिलाकर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन की संख्या कितनी है? 57 लाख से ज्यादा हो गई है और 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इससे सबसे ज्यादा संख्या जो किसी देश की है तो वो है अमेरिका की। ओके, अगर इसमें देखें सबसे ज्यादा संख्या किस देश की है तो वो है अमेरिका की। यहाँ 28 मई की सुबह तक लगभग 17.5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके थे, जबकि 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी थी। यहाँ पर कोरोना वायरस का पहला मामला जो आया था वो आया था 21 जनवरी को, लेकिन यहाँ पर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इसे इन्होंने हल्के में ले लिया और हालात यहाँ तक पहुँच गए। कोरोना वायरस से मौत के मामले में दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां अभी तक 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तीसरे स्थान की अगर बात करें तो वहां पर इटली है, यहाँ पर 33,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। चौथे पे फ्रांस है जिसमें पे 28,500। पांचवें पे स्पेन है जहाँ पे 27,000। और अगर छठे देश की बात करें तो वहां पे ब्राजील है, यहाँ पे 25,600 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से डेथ के मामले में अगर इंडिया का स्थान देखा जाए तो वह है 14वां। यहाँ पर 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया में इन्फेक्टेड पर्सन का नंबर जो है वो 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। ओके, कितने को क्रॉस कर चुका है? 1.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। और अभी हमने आपको बताया था कि ये कहाँ पहुंच गया है, टॉप 9 में। ओके, पूरे विश्व में टॉप 9 में ये पहुंच चुका है इन्फेक्टेड पर्सन्स में। ओके, इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर किस विदेशी राष्ट्रपति ने दोनों देशों को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इमैनुअल मैक्रो, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी हसन रूहानी, सी
डी, सी जिनपिंग। ओके, आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डोनाल्ड ट्रंप। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत के सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। इसके लिए दोनों देशों की सरकारों को सूचना भी पहुंचाई गई है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन 27 मई 2020 को वायुसेना में शामिल हुई। इस स्क्वाड्रन का नाम बताइए। पहला है फ्लाइंग डैगर्स, दूसरा है फ्लाइंग AIF, तीसरा है फ्लाइंग क्वैट और चौथा है फ्लाइंग बुलेट्स। तो आपको सही आंसर बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी, फ्लाइंग बुलेट्स। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। ओके, तो देखते हैं फ्लाइंग बुलेट्स के बारे में। तो इसे कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह सेना की 18वीं स्क्वाड्रन है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इस स्क्वाड्रन को 15 अप्रैल 2016 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। उस वक्त इसमें मिग 17 फाइटर प्लेन थे, लेकिन अब तेजस के आने के बाद स्क्वाड्रन एक्टिव हो गया है। खास तौर पर इससे हिंद महासागर में नजर रखी जाएगी। और तेजस जो है वो चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ओके, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित किया गया है। तेजस के पहले स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डेजर्स था, जिसे 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चों की किताब द इकाई वॉक को मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया गया है। ये किस मशहूर लेखक ने लिखी है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ए, जेनी मॉरिस, बी, JK रॉलिंग, सी, जुम्बा लाहिड़ी और डी, एमी एर मैकब्राइड। ओके, इसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है और आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, JK रॉलिंग। ओके, JK रॉलिंग के द्वारा यह किताब लिखी गई है द इकाई बॉग, जिसे मुफ्त में ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यह जानते हैं JK रोलिंग के बारे में। तो ये हैरी पॉटर जो बुक थी उसके राइटर हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए एक नई कहानी की शुरुआत की है, जिसकी श्रृंखला आगे भी रिलीज होगी। हैरी पॉटर श्रृंखला में अगर देखें उनकी पहली पुस्तक कौन सी थी, तो उसका नाम था हैरी पॉटर द फिलोसोफर स्टोन, जिसको 1997 में प्रकाशित किया गया था। ये इतिहास में बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोविड-19। ओके, कोविड-19 की वजह से संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में होने वाली थी। आपके चार ऑप्शंस हैं। पहला है रूस, दूसरा ब्राजील, तीसरा चीन और चौथा है दक्षिण अमेरिका। आपको बताना है कि जो संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन था और ब्रिक्स नेताओं की जो बैठक थी वो स्थगित कर दी गई है। ये कहाँ होने वाला था। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा रूस। ये रूस में होने वाला था। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। देखते हैं व्याख्या। तो ये बैठकें पहले 21 से 23 जुलाई के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी। SCO की प्रेसिडेंसी और ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस समय रूस के पास है। इस वक्त SCO और ब्रिक्स संगठन का प्रेसिडेंट कौन है। रूस है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा महामारी की स्थिति को देखते हुए बैठक की अगली तारीख जल्द ही तय की जाएगी। SCO की मुख्यालय की अगर बात करें तो वह है बीजिंग, चीन में। ओके, यह 2001 में स्थापित हुई थी। इसमें 8 मेंबर हैं, मतलब 8 सदस्य देश हैं। जो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ओके, आजल ऑब्जर्व स्टेट की अगर बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है ऑब्जर्वर स्टेट। ओके, ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसकी स्थापना 2019 में हुई है
और इसके मेंबर कंट्री की हमने बात की थी तो वही हमने बताया था ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप जिसको डब्ल्यू फर्स्ट का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? मतलब वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है आपको बताना है। तो आंसर है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी नैन्सी ग्रेस रोमन, सी अब्दुल कलाम और डी सैनन वॉकर। इसमें आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नैन्सी ग्रेस रोमन। ओके, देखते हैं व्याख्या। तो स्पेस यह एक नैन्सी ग्रेस रोमन जो है ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 2025 में अंतरिक्ष में पृथ्वी के कक्ष में तैनात किया जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन एक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल वैज्ञानिक थी। हबल टेलीस्कोप जिसकी वजह से हम ब्रह्मांड के बहुत सारे राज जान सकें उसके निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। यहाँ तक कि हबल टेलीस्कोप की जननी भी इन्हें कहा जाता है। दुनिया के अब तक के सबसे शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप को 30 साल पहले लॉन्च किया गया था जो आज भी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है श्यामला जी भावे का निधन 22 मई 2020 को हो गया। वह किस क्षेत्र के लिए जानी जाती थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लेखन, दूसरा है शास्त्रीय संगीत, तीसरा है साहित्य और चौथा है चित्रकारी। तो आपको बता दें कि श्यामला जी भावे जो हैं उन्हें शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता था जिनका निधन 22 मई 2020 को हो गया है। 79 ईयर्स की थी ये श्यामला जी जो बेंगलुरु में अपनी अंतिम सांसें ली। वह हिंदुस्तानी के साथ ही कर्नाटक संगीत में भी पारंगत थी। उन्हें उभयगान विदुषी से सम्मानित भी किया गया है। उभयगान विदुषी से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है 500 रुपये, दूसरा 1000, तीसरा 1500 और चौथा है 2000 रुपये। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए 500 रुपये। ओके, देखते हैं व्याख्या। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारी के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। देखते हैं अगला प्रश्न और अगला है यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला फॉन डे लॉयन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? पहला है 250 अरब डॉलर, तीसरा है 750 अरब डॉलर, चौथा है 950 और चौथा है 350। ओके, तो इसका आपको सही आंसर बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी 750 डॉलर। चलते हैं व्याख्या पर। तो यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। आधारभूत संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी जो संघ की ताकत को भी काफी ज्यादा बढ़ा देगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? पहला है राहुल सचदेवा, दूसरा है कमल त्यागी, तीसरा है पी के नायर और चौथा है मनोहर सिंह।
तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पीके नायर। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हबनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? पहला है रूस, दूसरा है तुर्की, तीसरा है चीन और चौथा है वियतनाम। तो आपको सही आंसर बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। ओके, देखते हैं व्याख्या। तो वियतनाम में हाल ही में ASI को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। देश भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियां पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को मिला है। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में कौन दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? पहला है नाओमी ओसाका जापान, दूसरा है सेरेना विलियम्स अमेरिका, तीसरा है मारिया शारापोवा रूस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नाओमी ओसाका जापान। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार पिछले 12 महीनों में 3,74,00,000 की कमाई इन्होंने की है। 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले एक साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की है। ओके देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी महाराष्ट्र। ओके, देखते हैं व्याख्या। तो महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय किया गया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है, ताकि रोगियों को अस्पताल की मनमानी से बचाया जा सके। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? पहला है 50%, दूसरा है 100%, तीसरा है 70%, चौथा है 40%। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 100%। ओके, देखते हैं व्याख्या। तो सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में ITC द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक FMCG के कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती मतलब लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? पहला है बिहार, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है छत्तीसगढ़। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। देखते हैं व्याख्या इसकी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है और छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं भी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गुजरात और चौथा है कर्नाटक। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, उत्तराखंड। ओके, देखते हैं व्याख्या। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इसे अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने उत्तराखंड की चारधाम परियोजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद चारधाम यात्रा सुगम हो जाएगी। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? पहला है सतीश शिवलिंगम, दूसरा है आरवी राहुल, तीसरा है मिहिर सेन और चौथा है मीराबाई चानू। तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मीराबाई चानू। ओके, देखते हैं व्याख्या इसकी। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रंगाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें इसी साल पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।